इक्वेशन बेस्ड अलजेब्रा में दो चीजें हैं। दो तरह अगर इक्वेशन आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, एक जो डिवीजन थ्योरम है उसको कैसे डील करना है, बस ये दो चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इक्वेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन देखने में कुछ ऐसी दिखेगी आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल दिख तो रहे हैं मेरे को, दो वेरिएबल है, एक्स है और एक वाई है। और यहाँ पे ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड जो बी है वो कोफिशिएंट ऑफ वाई है, एंड सी है वो कांस्टेंट है। अगर मैं कुछ एग्जांपल बोलूं, क्या 2x+5 क्या एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? इज इक्वल टू जीरो लिख दूं तो यहाँ पे एक लिखता हूँ 3y+4, एक लिखता हूँ x+3, और एक लिखता हूँ 2x+3y+4 इज इक्वल टू जीरो। इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी नहीं है? बताओ जरा, क्या पहली लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? है। मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन कैसी दिखेगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैसी दिखेगी। अब यहाँ पे क्या है, आज बी की वैल्यू जीरो हो गई होगी पहली वाली इक्वेशन में, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे क्या ए की वैल्यू जीरो होगी, ये भी है। यहाँ पे क्या बी की वैल्यू जीरो होगी, ये भी है। ए की वैल्यू वन हुई होगी, यहाँ पे तो दिख ही रही है। यानी कि ये चारों ही लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि उसमें जो वेरिएबल हैं उनकी डिग्री वन होनी चाहिए, यानी कि डिग्री शुड बी वन। यहाँ पे डिग्री शुड बी वन, यानी कि उसकी जो डिग्री है वो वन होनी चाहिए। यानी कि इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री, यहाँ पे और बोलूँ तो मैक्सिमम डिग्री, यानी कि सबसे बड़ी जो डिग्री है वो वन होनी चाहिए। वन से छोटी कुछ भी हो सकती है। जैसे इस कांस्टेंट की डिग्री कितनी है? जीरो। तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन देखेगी तो उसको कैसे पहचानना, कैसे देखेगी वो। यहाँ तक समझ में आया लीनियर इक्वेशन के बारे में? यस आया सर। समझ में? हाँ। अब आता है कि दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको हम बोलते हैं, वो हम देखते हैं। सर लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट सिर्फ एक ही होगा? कौन? यहाँ पे दो तो हैं, एक तो एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट। नहीं, जो नीचे लिखी है ना, जैसे आपने 2x+5 बस। ये हाँ, तो इसमें क्या है देखो, ये कुछ ऐसा लिखा होगा, 2x+0 × y +5 इज इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू जीरो हो गई होगी तो ये हट गया यहाँ से, है तो ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट ही। देखो ए और बी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो ना? यस सर। बस लीनियर इक्वेशन का मतलब यह है कि उसमें जो डिग्री होगी वेरिएबल्स की, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, वो वन होनी चाहिए, वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वन से कम हो सकती है। अगर मैं बोलूं अभी ऐसा भी कुछ लिख दूं ना, तो ये कैसी इक्वेशन है बताओ? सर ये लीनियर ही है। लीनियर है, क्योंकि ये y-5 इज इक्वल टू जीरो लिख दिया हो किसी ने, है तो ये लीनियर इक्वेशन ही। तो अब पहचानना है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानना है। यस सर। ठीक, अब बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उससे पहले थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी इक्वेशन लिखी है 2x+3y इज इक्वल टू ले लेते हैं 15, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे कि x और y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, उससे ये वाला रिजल्ट आ जाए। कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 15 लिख लो, 10 लिख लो, 15 लिख लिया मैंने। अब कितनी x और y की पॉसिबिलिटीज वैल्यू हो सकती थी जिसके लिए 15 आ जाए? तो बताओ कौन कौन सी हो सकती थी? क्या मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूँ और y की वैल्यू भी 3 ले लेता हूँ, तो क्या 15 बन जाएगा? रख के देखो जरा। हाँ सर। हाँ, 15 बन गया। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू ले रहा हूँ 5 और x की वैल्यू ले रहा हूँ 0, तो क्या 15 बन जाएगा? फिर भी बन जाएगा 15। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, x की वैल्यू ले लेता हूँ कितना, इसको बनाते हैं 12, यानी कि x की वैल्यू 6 ले लेते हैं और y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो अभी भी 15 बन जाएगा। यानी कि सोल्यूशंस कितने हैं मेरे पास? ऐसे मैं सोचता रहूंगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलने वाले हैं मेरे पास। तो यहाँ से क्या है, अगर एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आपके पास सोल्यूशन कितने होंगे उसको करने के? इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, यानी कि अनलिमिटेड।
तो हमें कम से कम दो वेरिएबल, दो इक्वेशन तो चाहिए सॉल्व करने के लिए, अगर स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए हमें तो इसके लिए फिर आगे हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन का, यानी कि लीनियर इक्वेशंस का पेयर हो तो हम सॉल्व कर पाएंगे उसको। तो क्लियर है पढ़ के हो रहे हैं लीनियर इक्वेशन का पेयर। इसके करने के तीन तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड जो आपने पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हम एक बार देख भी चुके हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। तीन तरीके हैं बस सॉल्व करने के, उसमें से हम सबसे ज्यादा वाला ये सेकंड वाला फॉलो करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2x प्लस यहाँ से 5y इज इक्वल टू दे रखा है 10, और यहाँ से मैंने दूसरा लिया 4x प्लस का यहाँ से ले लेते हैं 15y इज इक्वल टू दे दिया आपका 35। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड सोल्यूशन, ऐसा बोल देता हूं। तो क्या यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। एलिमिनेशन से जैसे उससे नाम से समझ में आ रहा है, एलिमिनेट कर देना, किसी भी एक चीज को एलिमिनेट कर दूंगा मैं। अब इसमें से क्या एलिमिनेट कर सकते हैं तुम, या तो x एलिमिनेट कर दो या y एलिमिनेट कर दो। अब उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, उसके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो कितनी आ जाएगी, 6x प्लस के 15y इज इक्वल टू 30, क्या यही आने वाली है। अब क्या करूंगा मैं, सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दूंगा, यानी कि माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐड करने पे। यहाँ बचेगा माइनस का 2x, यहाँ बचेगा 5, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 2.5। अब एक बार आपको x की वैल्यू मिली, आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यही आपके सोल्यूशन हो जाएंगे x और y की वैल्यूज। यहाँ पे क्या है, आपको सोल्यूशन मिला, कि आप ये नहीं बोल रहे कि ये भी हो सकता था। यहाँ पे क्या बता, देखो ये भी हो सकता था सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन हो सकता था, ये भी सोल्यूशन हो सकता था। यहाँ पे आपने सोल्यूशन निकाला उसका। क्लियर है, इस तरीके से सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान है। समझ में आया भाई। यस सर। हाँ, दूसरा है सब्सटीट्यूशन मेथड। अगर यहाँ पे मैं कुछ लेता हूँ, x प्लस 6y इज इक्वल टू ले लेते हैं 14, एंड दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ले लेते हैं 8। बताओ जरा फाइंड करके, फाइंड सॉल्यूशंस। इसमें हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। सर x बराबर 2/3, y बराबर 20/9। y बराबर 20/9। अब देखो इस, अगर ये सोल्यूशन आया तो किसी एक इक्वेशन में रख के देख लो। पहली इक्वेशन में रख के देखो, 2/3, दूसरा 6 इंटू यहाँ पे 20/9। अब इसको 3 से काट दो 2 टाइम्स, 3 से काट दो 3 टाइम्स, तो ये तो कंप्लीटली कटेगा ही नहीं। अब यहाँ से देख लेते हैं 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, 42, 42/3, यानी कि हाँ 14 इज द आंसर, यानी कि ये वाला सही है एकदम सोल्यूशन।
सेकंड वाली को फॉलो करेगा। जैसे ही आपको आंसर मिले एक बार चेक करके जरूर देख लो बस, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, सबसे बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड लगाओ। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए एक मैं बता देता हूँ एक और एग्जांपल। अगर यहाँ पे हम लेते हैं, अब से सब क्लियर तो था ना लास्ट वाला? यस सर क्लियर है। हाँ, अगर मैं लेता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लेते हैं 3x प्लस के यहाँ पे ले लेते हैं, कितना लिया जाए? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं। चलो यहाँ 3 रहने देते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं 2, और यहाँ पे कर लेते हैं कितना किया जाए, 5 कर लेते हैं। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो एक बार एलिमिनेशन से आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से। क्या होगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरा यहाँ से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगी? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 या कोई सी भी किसी में से घटा दो। अब कौन सी किस में से घटाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे में से पहले घटा रहा हूँ। यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स, ये 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, इज इक्वल टू माइनस का 15। तो एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू एक बार 15 मिली तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलने वाली है? -20। माइनस के 20। ओके गुड। तो वाई की वैल्यू निकल गई माइनस के 20। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। दूसरा देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या करना होता है, यहाँ से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ वाई की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस के 2x। अब इस y की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में रख दो, यानी कि 3x प्लस 2 10 माइनस के 2x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से 3x प्लस के 20 माइनस के 4x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? माइनस का 15, x की वैल्यू 15। एक बार x की वैल्यू मिली है उसको यहाँ रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तीसरा वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, इस तरीके से लिखा करो चीजों को, x y और कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? कुछ भी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, सिंपल यहाँ 1 रखता हूँ मैं। उसके बाद क्या करना होता है आपको, यहाँ पे लिखा करो, देखो कोई भी इक्वेशन हो, पहले मैं एक बार उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, x अपॉन, यहाँ पे बस इन चीजों को देखना, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अगर मैं x के नीचे लिख रहा हूं तो इस वाले को मैं हाइड आउट कर लूंगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस के b2 c1 इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस का y लेना। अगर देखो माइनस का y ले रहे हो तो उससे बस एक चीज यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाती है, इस वाले को मैं यहाँ से हाइड आउट करूंगा। वही सेम प्रोसेस लगानी होती है, c2 a1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? c2 a1 माइनस का a2 c1। आपको कुछ किताब में ऐसा भी लिखेगा, इसको y प्लस का लिख लेगा बट इनको इंटरचेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं तो कहूंगा बीच में जो y है उसको माइनस का ले लो, तो उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, सिंपली मैं ऐसा ही लिखता चलूंगा। यहाँ पे 1 अपॉन, इसको हाइड आउट कर लो लास्ट वाले को, a1 b2 माइनस का a2 b1। ये इसका तरीका है। अब देखो इसमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे अब क्या लिखो, पहले तो इनके वो लिखो, यहाँ से कितना होगा? 2 1 माइनस 10, यहाँ से 3 2 माइनस 5। पहले वाले को हाइड आउट, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से करेंगे तो -5 माइनस के 5, और ये हो जाएगा प्लस का 20, क्योंकि माइनस ऑफ -20। तो यानी कि यहाँ से कितना हो गया? x का कितना हो जाएगा? माइनस का 15, सॉरी प्लस का 15 आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू माइनस के y अपॉन y वाले को हाइड आउट कर लो, यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 10 माइनस ऑफ -30 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से इसको हाइड आउट कर लो, यहाँ से कितना आएगा? 4 - 3 यानी कि 1। तो x की वैल्यू यहाँ से सिंपली दिख रही है मेरे को। देखो कंपेयर कर दो इस कांस्टेंट वाले के साथ, तो x की वैल्यू 15 दिख रही है, y की वैल्यू यहाँ से करोगे तो कितनी आ जाएगी?
अच्छा ये कितना था, 1 मिनट इसको जरा चेक करो, बीच वाला हाइड आउट किया था -10 -30, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी -20। क्योंकि ये क्लियर है -20 क्यों आई है? ये वाला मेथड क्लियर है या एक बार और बताऊं, इससे एक और एग्जांपल लेकर के? सर एक बार और बता दो। चलो देखो, मैं इसको दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। क्या लिखा था? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिखा था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, अच्छा इसमें कुछ और लिखा था, कि 10 लिखा था पहले वाला। और यहाँ पे लिखा था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। करना क्या है, पहली बात तो आपको इनके कोफिशिएंट लिख लेने, इस फॉर्म में पहली बात तो बनाना है a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहले तो इस फॉर्म में बनाना है इसको, तो इस फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे रहेंगे ये इक्वेशन, ये ऐसी दिख रही होगी 2x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये वाली दिखेगी 3x प्लस 2y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से दिख रही होंगी। अगर इस तरीके से दिख रही हैं, सबसे पहले क्या लिखना है x, उसके बाद लिखना है -y, उसके बाद लिखना है 1, इसके नीचे यहाँ पे बराबर, इसके नीचे यहाँ पे बराबर, और इसके नीचे। अब इसके नीचे क्या लिखना है, सबके कोफिशिएंट लिख लो, 2 1 -10। पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख दिए मैंने, तीसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन के लिखेंगे 3 2 -5। x के लिए क्या करना है, इसको हाइड आउट कर लो, मतलब हाथ से दुबका लो, तो यहां से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका कितना आएगा माइनस का 5 माइनस, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 20। अब देखो इसके लिए क्या करना है, बीच वाले को दुबका लो यहां से, तो इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का, -10, उसके बाद माइनस, इन दोनों का करेंगे तो माइनस के 30। इसका करेंगे, इसके लिए क्या करना है, इसको दुबका लेना, यहां से करेंगे तो 4 माइनस के 3, तो यहां से कितना आ जाएगा, x अपॉन 15 आ जाएगा, ये वाला सॉल्व करेंगे तो इसको, ये माइनस के y अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 20, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे +30 प्लस यहाँ से 20 हो जाएगा, तो ये 1/1। तो यहाँ से इस वाले को इससे कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और यहाँ से इस वाले को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20। अब क्लियर है? यस सर। सर वाई नेगेटिव ही लेना है हर बार। हाँ, y को नेगेटिव लेना है, उससे देखो दिक्कत ये नहीं बनेगी कि मैं फिर ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ पे प्लस माइनस कैसे रखूं, सिंपली फिर मेरे को ये रखना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाले को जो भी दुबकाना है वो, जैसे जिसकी बारी है वही दुबका देंगे, y की बारी तो ये वाला क्लोज कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे डायरेक्टली, इसका मल्टीप्लाई फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो उसे क्या आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। क्लियर है अभी? यस सर। तो अब इस तरह की क्वेश्चन कर पाओगे ना? हाँ यस आएंगे तो सर। सिंपल सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ के बारे में देख लो, अगर कुछ ऐसा दिखता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ जो होगा वो पॉइंट शेप में बनेगा, पॉइंट शेप। अच्छा मैं नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा सबका लिखता हूँ एक साथ। इसका जो ग्राफ होगा वो पॉइंट होगा। अगर कुछ ऐसी इक्वेशन आती ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ तक क्लियर? इन दो ग्राफों के बारे में अभी तक हमने देख लिया। अब लीनियर इक्वेशन कोई आएगी, दो आएंगी तो हम सॉल्व कर पाएंगे उनको। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं इसमें थोड़ा देर बाद और लिखूंगा कुछ चीजें, बट अभी के लिए मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं, हम देख लेते हैं कंडीशन और सॉल्यूशंस। यहां से क्वेश्चन आता है, अगर आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन थी आपके पास, बोलेगा कि मेरे को यूनिक सोल्यूशन चाहिए। यूनिक सोल्यूशन का मतलब समझते हो, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन। तो यहां पे कंडीशन क्या बनते हैं हमेशा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 अपॉन a2 कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए b1 अपॉन b2 के, तभी आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
अगर ये जैसे ही बराबर हुए, या तो आपको नो सोल्यूशन मिलेगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या आपको इन्फिनिट सोल्यूशन मिलेंगे। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जब आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो इस पर मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे x, और यहाँ पे ले लेते हैं, कितना ले लिया जाए, 2y इज इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व करो जरा पहले। अब देखो पहली बात तो कंडीशन यहाँ पे पूछेगा, ऐसी इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, या नो सोल्यूशन होंगे। तो आपको क्या चेक करना है, 2/1 क्या इक्वल है 3/2 के? नहीं है, नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन रहे होंगे। अब वो सोल्यूशन क्या है वो निकाल दो जरा जल्दी से सॉल्व करके। सर y इज इक्वल टू -2 x बराबर 6। x बराबर 6 और y इज इक्वल टू -2। क्या इनके अलावा कोई और सोल्यूशन पॉसिबल है इनके लिए? नहीं है, बस यही एक सोल्यूशन पॉसिबल होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज को हमें देगा, वो हम अभी देखते हैं आगे। मैं एक क्वेश्चन चलो एक लैंग्वेज को हमें भी कराता हूँ, पहले तीनों कंडीशन लिखा देता हूँ, उसके बाद करते हैं। दूसरा देगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, या पहले नो सोल्यूशन कर लेते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन बाद में करेंगे। नो सोल्यूशन, अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, यूनिक सोल्यूशन के साथ ओनली वन सोल्यूशन, और यहाँ पे एक टैग लाइन और याद रखना, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइन दो इंटरसेक्ट करेंगी तभी एक सोल्यूशन मिल सकता है। ये वाली लाइन का अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता, क्योंकि मेरे को पता अभी मैं देख के आ चुका हूँ, ऐसी कोई लाइन होगी उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे सेम इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करती है, वही हमारा सोल्यूशन होता है। उसी को हम वन सोल्यूशन बोल रहे हैं, एक ही जगह पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, उसी को हम वन सोल्यूशन बोल रहे हैं, और ये केवल पॉसिबल है इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में। यहाँ से ये वाला थोड़ा सा भी एक याद है। दूसरा नो सोल्यूशन, तो यहाँ पे कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन। यहाँ पे ये याद रखना, नो सोल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये भी याद रखना। तो ये आपकी कंडीशन बनेगी, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे कंडीशन होगी नो सोल्यूशन की, कोई भी मतलब सोल्यूशन नहीं होगा। लाइंस कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, इस तरीके से रहेगी, यानी कभी ना तो ये टकराएंगी, ना काटेंगे एक दूसरे को, ना ओवरलैप करेंगी, कभी भी ये मिलेंगी नहीं तो सोल्यूशन नहीं देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 5। बताओ जरा, इनका कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है? मैं सबसे पहले चेक करूंगा यहाँ पे क्या है, 2x यानी कि a1/a2 यानी कि ए दिस, एंड 3 यानी कि 6, यानी कि यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू 1/2, एंड डज नॉट इक्वल टू, ये भी चेक कर लेना, 12/5 यानी कि नो सोल्यूशन। ये इक्वल आ गया तो नो सोल्यूशन, यानी कि दोनों लाइन कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। एक्चुअल में देखो किया क्या, किसी ने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया बस, एक तरीके से यही तो किया किसी ने, दो का मल्टीप्लाई कर दिया बस इसमें। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। चलो तो इसमें एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ किस तरीके का आता है। बोल देगा ax प्लस 4y इज इक्वल टू 16, एंड यहाँ पे बोल देगा दूसरा
कितना लेना चाहिए, 9x प्लस के ए वाई इज इक्वल टू 25 हैव नो सॉल्यूशंस, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ऑप्शन दे देगा 6 -6 +-6, ये थर्ड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। बताओ जरा। ये ए लिखा है यहाँ पे और ये भी ए लिखा है। सर +-6। +-6 क्लियर है अभिषेक? नहीं सर। करना क्या है, नो सॉल्यूशन देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि A1/A2 यानी कि A1 यानी कि A अपॉन A2 यानी कि 9 बराबर होगा B1/B2 के यानी कि 4/A के। अब यहाँ पे बराबर होगा, अब ये तो बराबर नहीं होगा 16/25, इसको हमें देखना भी नहीं है। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें सॉल्व करनी, क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि A² इज इक्वल टू 36, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-6। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर। हाँ, तो नो सॉल्यूशन देखते दिमाग में आना चाहिए कि A1/A2 इक्वल्स होगा B1/B2 के। तीसरी कंडीशन बनती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब या ओवरलैप, मतलब एक लाइन अगर ये है तो दूसरी लाइन भी उसी के जस्ट ऊपर ही है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं अगर लिख दूं, यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ पहले तो, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, इक्वल होगा C1/C2 के। ये कंडीशन बनती है इनफाइनाइट के लिए। सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लेगा AX + 2y एंड यहाँ पे एक, तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे 2x + vy इज इक्वल टू 10। देन फाइंड ए एंड बी, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ जरा। अच्छा, यहाँ से पहले एक चीज और बतानी पड़ेगी आपको, बोथ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बताओ जरा। A is equals to 1, B is equals to 4. A is equal to 1 and B is equal to 4। ओके, अब से तुम्हारा सिंपल करना क्या है, A1/A2 यानी कि A/2 बराबर होगा B/2
टू अपॉन बी बराबर होगा 5/10। अब इससे कंपेयर करते जाओ वेरिएबल्स को, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सॉल्व करोगे तो, और बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। क्लियर है अभिषेक, यस सर क्लियर। या अभी भी नहीं समझ में आया या नहीं आया, बताओ सही। हाँ सर आगे क्लियर। आ गया ना, ठीक है। अब तीनों को मर्ज करते हुए एक चीज, एक कॉमन पॉइंट और बनता है। अगर देखो यूनिक सोल्यूशन है और इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो उनको हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी बोलते हैं। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कंसिस्टेंस, मतलब चलो ऐसा लिख लो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, या सिस्टम बोल सकते हैं, सिस्टम ज्यादा बेटर है। इसका मतलब होता है, कंसिस्टेंट वर्ड का ही मतलब होता है इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब इस वाली यूनिक वाले में तो एक सोल्यूशन था, इसमें बहुत सारे इनफिनिट सोल्यूशन थे, तो कम से कम एक सोल्यूशन तो दोनों में है। तो दोनों को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। यानी कि यूनिक के लिए क्या काम करता था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू v1/v2, और यहाँ पे इसके लिए क्या काम करता था, a1/a2 इक्वल्स टू v1/v2 इक्वल्स टू c1/c2। और जो इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम, वो कौन सा हो जाएगा, नो सोल्यूशन वाला। और नो सोल्यूशन वाला कौन सा था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। समझ पाए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है भाई। यस सर क्लियर। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि अपना आज का टॉपिक है। अच्छा एक चीज और, इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे आपको कभी कभार, x प्लस वाई इज इक्वल टू दे देगा 10 एंड पूछ लेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x-10 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ चलो एक मिनट थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे x+15 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x-5 का होल स्क्वायर। बताओ क्या होगा, क्या बता सकते हो। सोचो सोचो क्या कर सकते हैं।
नहीं आ रहा क्या? क्या कर रहे हो अभी? सर 1 मिनट कर रहा है। ओके। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, क्या कर रहे हो बस? सर मैंने पहले तो ये नीचे वाली इक्वेशन ओपन करी, अच्छा ओपन करी तुमने। तो ओके। एक्स गॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ओके ठीक है। फिर उसको मैंने ये जो ऊपर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 था, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके किया सॉल्व। तो फिर यहाँ पे आ हाँ गई 30x प्लस 10y माइनस 2xy इज इक्वल्स टू माइनस 260। फिर उससे क्या हुआ? फिर तब कुछ हुआ ही नहीं, अटक गया। अब देखो यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 100। तुमने यहाँ पे उसकी वैल्यू भी रख दी, मान के चलो कितनी रख देते हैं, 100 माइनस के 2x प्लस इन दोनों की वैल्यू। सब माइनस 260। चलो 100 माइनस के 2x मैंने रख दिया, 2xy मैंने रख दिया। इन दोनों का जोड़ूंगा तो 250 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 30x माइनस के 10y। अब 30x है, अब मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इस वाली इक्वेशन में 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, 30x मिल जाएगा मेरे को, 30y भी मिलेगा। इजिकल टू यहाँ पे होगा 300 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 300 हो जाएगा तो यहाँ से 30x की वैल्यू लिख सकता हूँ 300 माइनस के 30y। क्या ये लिख सकता हूँ मैं? यस सर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसकी वैल्यू रखी हमने, 2xy एंड दूसरा प्लस के 250 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 300 माइनस के 30y और ये हो जाएगा 40y। कर देता हूँ इसको सिंपल सिंपल, 10y पीछे भी जो था। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं बताओ, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 650 माइनस के 2xy माइनस के 40y। अब बताओ अब क्या करें, अब कुछ दिमाग में तो आ ही नहीं रहा यहाँ से। अच्छा उसके बाद एक काम और करके देख लेते हैं, क्या किया जाए। हमें किसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू एक केवल हमें पता है। तो इस तरीके से तो कभी सॉल्व हो नहीं पाएगा ये। तो फिर हमें यस एक चीज सर। देखनी चाहिए थी कि ऊपर इक्वेशन कितनी दी है। कितनी इक्वेशन है तुम्हारे पास, एक ही है। यस सर। और वेरिएबल दो। दो है, तो सॉल्व तो कभी हो नहीं पाएंगे। अगर सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो इनफाइनाइट आंसर आ रहे होंगे इसके, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही होगी। अगर वैल्यू इनफाइनाइट आ रही होगी तो मैं क्या कर सकता, अगर मेरे को फिर भी, मेरे से फिर भी इसको आंसर चाहिए, तो मैं कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ इन वेरिएबल्स की। इनका सम 10 हो, बताओ कौन सी वैल्यू अज्यूम की जाए। 5 और 5 कर लो, खत्म। 5 और 5 कर लो। अच्छा 5 और 5 एकदम बेटर है। 5 और 5 कर लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5। देखो जरा कितना आने वाला है, क्या 400। 400 आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अच्छा और कुछ वैल्यू अज्यूम करके देखो जरा, दूसरी कोई। 8 और 2 कर लो। 8 और 2 थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा, मैं करता हूँ माइनस के 10 और 0 करता हूँ, चलो ऐसा करते हैं। यस सर। तो x की वैल्यू, सॉरी माइनस के 10 और 10 करते हैं ना, x की वैल्यू सॉरी क्या हो जाएगा, तो ये तो माइनस हो का नहीं 10 और पाएगा। हाँ माइनस का 10 और 20 कर लेते हैं। चलो माइनस का 10 और 20 करो, माइनस का 10 और 20। माइनस का 10 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले वाली 5 का स्क्वायर और दूसरा वाला 15 का स्क्वायर, तो यहाँ से 25, यहाँ से 225, तो यहाँ से 250 आंसर आ रहा है। अब आंसर वेरी करने लग गया, तो हमें तो वहां पे कोई सोल्यूशन एग्जैक्ट मिलेगा नहीं। क्लियर है? तो इसलिए यस सर। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल
कैन नॉट बी सॉल्व। ये याद रखना है बस। सॉल्व हो पाते हैं वो भी मैं अभी कराऊंगा, बस एक बार पहले मैंने दिखाया कि बस रैंडमली आंसर नहीं देने लग जाना है। कभी कभार कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बता देगा कि एक दो इक्वेशन, एक वेरिएबल, एक की वैल्यू अज्यूम कर लो, वहां से आंसर निकल आता है। कुछ क्वेश्चन में निकल आता है बट हर क्वेश्चन में नहीं निकलता। बस ये याद रखना था इस क्वेश्चन से, यानी कि नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, उसमें हमेशा लगेगा, देखो अब वो लग क्यों जाता है वो भी बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो डायरेक्टली ये नहीं देखना कि इक्वेशन, मतलब मोस्टली आपको मिल जाए कहीं ना कहीं कि दो इक्वेशन एक वेरिएबल लगा दो, मतलब वैल्यू सोच लो और लगा दो। तो हर जगह नहीं लगा देना है डायरेक्टली, थोड़ा सोचना है। एक वैल्यू पे लगा के देखना है, दूसरी वैल्यू पे लगा के देखना है, अगर दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा तो मैं नहीं लगा सकता, इनफिनिट सोल्यूशन रहे होंगे। तो इसको भी यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, इनफिनिट सोल्यूशन वाला, अनलिमिटेड सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। एक क्वेश्चन में कराता हूँ, सेम ही ऐसा ही देखो, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे पूछेगा वैल्यू आपसे एक्स माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 का होल, सॉरी वाई प्लस कर देते हैं, वाई प्लस क्यूब कर देते हैं दोनों जगह। यहां से इसका सवाल आंसर निकालो। अब इसमें क्या, तुम वैल्यू कुछ भी मानो अपने मन से, मानो जरा क्या आ तो रही है फाइव दिमाग फाइव में। मान लेते 5 5 मान लेते हैं, तो 5 5 रखो जरा यहाँ पे, 5 5 मान के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 100, सॉरी माइनस का 10 का क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 का क्यूब, कितना हो गया, 0। 0 तो हो जाएगा। हैं। यस सर। एक वैल्यू और मानो तुम्हारे दिमाग में जो आ रही है, -15 प्लस माइनस 5। 15 और 5, हाँ, या 15 5 मान तो ज्यादा बेटर 15 रहेगा। -5। हाँ 15 माइनस 5, तो यहाँ पे 15 माना, उसके बाद -5 माना। देखो यहाँ भी रख के देखो, ये 0 और ये भी 0, यानी कि फिर भी 0 आ रहा। और कुछ वैल्यू मानो तुम्हारे जो मन में आ रही है, क्या 2 और 8 मानो को देखो अब थोड़ा सा, या 10 और 0 मान लें। देखो 10 0 मान के देखो, 10 0 मानोगे तो -5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 0 यहाँ से भी। और बताओ कोई वैल्यू। और माने या यहीं तक ठीक है अब। ठीक है सर। तो यानी कि हर एक क्वेश्चन में वो डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल दिखे, सॉरी एक इक्वेशन दिखी, दो वेरिएबल, आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। बट उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो, आपको दो वैल्यू मान के चलनी पड़ेंगी फिर, मतलब एक बार कुछ मान लो, दूसरी बार भी मानना पड़ेगा, और दोनों से आंसर सेम आ रहा है तो आप आंसर दे देना, अदरवाइज आपको कुछ और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज उसका सोल्यूशन ही इन्फिनिट ही होंगे, डायरेक्टली ये बोल देना इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे, और उसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्लियर है इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। पेपर में सर अगर सॉल्व करके 2 3 वैल्यू का रख के सेम आंसर आ रहा तो लिख देंगे 1, हाँ वरना फिर तो, हाँ फिर तो डायरेक्टली अगर देखो सेम ही आंसर आ रहा है बार बार तो वही बता दूंगा। अगर दो वैल्यू रख करके कुछ और, यहाँ पे पहले कुछ और आया, यहाँ कुछ और आया, तो इन्फिनिट सोल्यूशन रहेगा उसके। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। यस सर, क्लियर। ठीक है। अच्छा चलो एक और बता दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। यहाँ से ए माइनस बी का, ए माइनस बी नहीं, यहाँ पे लेते हैं ए -4 का क्यूब, और यहाँ पे ले लेते हैं प्लस बी प्लस 9 का क्यूब। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा।
आया नहीं आया अभी तक? देखो सबसे बेसिक वैल्यू तुम्हारे दिमाग में कौन सी आनी चाहिए? कम से कम मैं एक को तो जीरो बना दूं, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए 4 रख लूं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख लूंगा 1। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ से रखूंगा तो ये, अच्छा ये क्या, अच्छा ये क्यूब था भाई, इसकी पावर बी प्लस 9 की पावर क्यूब था वो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि 1000 आ जाएगा मेरे। अगर मैं यहाँ से एक और वैल्यू रखता हूँ, अब क्या वैल्यू रखी जाए, मैं एक बी की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए -9 लेता हूँ, और ए की वैल्यू को ले लेता हूँ, कितना ले लिया जाए फिर अब, 14 लेना पड़ेगा, तभी जाके +5 आएगा। तो यहाँ से रखोगे तो 14 माइनस के 4, उसकी वैल्यू यहाँ से क्यू, और ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से भी 1000 आ रहा है। और कुछ वैल्यू रख के देख लो, क्या 1 और 4 रख के देख लें एक बार। तो यहाँ से -3 का क्यूब, और यहाँ से रखोगे 13 का क्यूब, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से तो नहीं आएगा ना। बताओ बताओ क्या हुआ। नहीं सर, अलग आंसर आएगा। हाँ अलग आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, नो इनफाइनाइट सोल्यूशन रहे होंगे इसके। तो आपको चेक तो करना पड़ेगा एक बार, कभी कभी आ जाता है, कभी देखो एक मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो सीडीएस में आया हुआ है, वो मैं करता हूँ पहले। वो किस तरीके से आया था वो मैं दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट दो मेरे को। ये वाला क्वेश्चन, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 3, देन आपको फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 9ab, और इसके ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 27, एंड फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। सोचो जरा। यहाँ से मोस्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी अब। सर 27। 27 करेक्ट। बार बार यही आ रहा है, यस सर। या कुछ और करके किया है? नहीं सर, हर बार वैल्यू पुट कर दी, 4 अलग अलग, सेम आंसर आ रहा। सेम आंसर आ रहा है। तो ये सेम आंसर कब आएगा कब नहीं आएगा, ये तो हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इतनी वैल्यू तो चेक नहीं करेंगे। अब से तुम्हारा भी आ रहा है 27 या नहीं आ रहा हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है। अब देखो इसका जरा फॉर्मूला खोलो जरा, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता था, ए प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना होता था माइनस का ए बी, और ये प्लस 9ab है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको और लिख सकता हूँ ए प्लस बी, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस का 2ab लिखता और ये माइनस ab और तो माइनस 3ab लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वहां पे, यानी कि ये कुछ माइनस का 9ab, यहाँ पे प्लस का 9ab। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो या इसकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूंगा तो कितनी है, वो तो 3 दे रखी है, तो 3 रख दिया हमने। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको 3ab रहने दो और ये प्लस 9ab है, ये तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 27 माइनस के 9ab प्लस के 9ab, ये कट गया था इससे, तो इसलिए ये इसने इस पे कोई इंपैक्ट डाला नहीं, बस कांस्टेंट ही बचा सॉल्व करने पे, तो इसलिए ऐसा हो पा रहा है। अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं था, उन केस में ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा था, तो वो कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा था। क्लियर है अभी कि कब हो पा रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा तो अवेयर रहना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। एक बार वैल्यू पुटिंग करके भी देख लो, अगर ऑप्शन दिख रहा है तो वेल एंड गुड, दूसरी वैल्यू का पुट करके देखो, वहां से भी आंसर सेम आ रहा है तो और अच्छी बात है। कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन? कर पाओगे ना? यस सर। ठीक है, चलो लास्ट चीज देख लेते हैं आज का जो भी चैप्टर का रहा है, उसके बाद कल से हम थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करेंगे और कल इसके कुछ क्वेश्चन और खत्म उसके बाद। अभी लास्ट टॉपिक बचा है डिवीजन थ्योरम पे। डिवीजन थ्योरम का मतलब क्या है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। क्या होता था, क्या होता था भाई साहब, बताओगे जरा आर्यन, क्या लिखते थे हम इक्वेशन? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही करते थे, ये हम देखते आ चुके हैं। या इसको मैं कुछ ऐसे भी लिखूं तो यहाँ से और जल्दी अगर लिखने का ट्राई करूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या है आपका डिविडेंड है, बी क्या है आपका डिवाइजर, क्यू कोएफिशिएंट है, आर रिमाइंडर है। और यहाँ पे अगर देखो एक चीज और कंडीशन बनती है, अगर मेरा बी यहाँ पे डिवाइजर है तो आर की वैल्यू कितने से कितने तक हो सकती है, क्या जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, और कोएफिशिएंट से हमेशा छोटी रहेगी। जो आपका डिवाइजर था उसे तो हमेशा छोटी रहती है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यस ये तो सर। पता ही है ना हमें, हमेशा उसे छोटी रहती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए क्या माना हमने, डिविडेंड माना है, बी माना हमने डिवाइजर, क्यू माना है कोएफिशिएंट और आर हमारा रिमाइंडर है। तो ये सारी चीजें हैं। रिमाइंडर का हमें पता है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। रिमाइंडर इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता रिमाइंडर। अगर नेगेटिव रहता तो हम क्या करते थे, जो हमारा आंसर नेगेटिव आता था तो क्या करते थे, ध्यान है कुछ, उसमें हम डिवाइजर ऐड करते थे, नहीं ध्यान है क्या? हाँ से याद रखो। ओके, अब देखो ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा कि 17 को 5 से डिवाइड दो तो कितना रिमाइंडर बचेगा, इसको तो हम छोड़ ही देते हैं। अच्छा ये बता दो मेरे को, -17 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ये बता सकते हो? 3। 3 करेक्ट। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना था, -2 आना था, माइनस में रिमाइंडर नहीं लेते थे, हम डिवाइजर ऐड कर देते थे, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 3। करेक्ट है। ओके आगे क्या याद रखना है, ये तो क्लियर होगा, ये तो हम बेसिक बेसिक नंबर सिस्टम में पढ़ के आ चुके हैं। बट अभी के लिए क्या याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे अलजेब्रा वाले कंसेप्ट में काम आने वाला है। जैसे कि मान के चलो पी एक्स मेरा है डिविडेंड। अब पी एक्स का मतलब क्या है, कोई एक इक्वेशन रही होगी, वही तो मतलब है इसका, यानी कि कोई एक फंक्शन रहा होगा उसका नाम दे दिया मैंने पी एक्स। कोई भी एक इक्वेशन जैसे कि या तो क्यूबिक रही होगी या क्वाड्रेटिक रही होगी या लीनियर रही होगी, कुछ भी रही होगी,
उसको मैंने मान लिया पी एक्स मेरा एक डिविडेंड है। दूसरा मैं यहाँ पे मान रहा हूँ जो तुम्हारा आर एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए रिमाइंडर मानता हूँ यहाँ पे, या उससे पहले जी एक्स ले लेते हैं। जी एक्स तुम्हारा डिवाइजर है, और यहाँ पे क्यू एक्स वो कोएफिशिएंट हो जाएगा। बस अभी नाम दे रहा हूँ, आर एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ये चीजें अभी तक मैंने इनको नाम दिया है। अब मेरे को यहाँ से कुछ चीजें बताना। पहली बात तो मैंने सही लिखी क्या, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्या ये इक्वेशन सही है? पहली चीज तो ये आपको बतानी है। यस सर। करेक्ट है। दूसरा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू जी एक्स, क्या ये सही है? यस सर, सही है। ये भी सही है। तो यहां से एक इंटरप्रिटेशन ये याद रखना है, सबसे ज्यादा मेन तो यही था जो मैं लिखने जा रहा हूं, कि जो आर एक्स की डिग्री होगी, हिंदी में लिख रहा हूं उसको, जो आर एक्स की डिग्री होगी वो छोटी होगी जी एक्स की डिग्री से, यानी कि लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर होता है हमेशा कोएफिशिएंट से छोटा होता है। कोएफिशिएंट हमारा जी एक्स है, तो उसका जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा। यानी कि अगर मेरा कोएफिशिएंट ऐसा है, मान के चलो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरा कोएफिशिएंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या सिंपल ऐसा ही ले लेते हैं, तो मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा ये बता सकते हो मेरे को? रिमाइंडर हमेशा एक डिग्री छोटा रहता है उससे, ये याद रखना। क्योंकि ऑलवेज, अब उसके बराबर तो कभी हो नहीं सकता, उससे छोटा ही रहा होगा। अब उससे छोटा क्या है, डिग्री में छोटा होना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मेरा एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे, अगर मेरा जो डिवाइजर है वो यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा, मान के चलो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या हो सकता है बताओ? इसको इधर में लिखता हूँ थोड़ा सा यहाँ बताना। अगर तुम्हारा डिवाइजर है वो दे रखा है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या यहाँ पे पी क्यू आर मान लेते हैं, नई टर्म मान लेते हैं कुछ, या आर एस टी मान लेते हैं, या कुछ ऐसा मान लेते हैं, क्या माना जाए, अल्फा, अल्फा मान लेते हैं, चलो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। क्या एक रिमाइंडर ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है सर। इससे और छोटा हो सकता है क्या, बी एक्स प्लस गामा भी हो सकता है क्या? हाँ, अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये भी हो सकता है। अगर बीटा की वैल्यू भी जीरो है तो गामा भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। यानी कि बस एक चीज कंफर्म है कि उसकी डिग्री उसके डिवाइजर से छोटी होगी रिमाइंडर की, ये तो कंफर्म है। बट मैं हमेशा बस एक ऐसा अज्यूम करके चलूंगा, अगर मेरा डिवाइजर दे रखा है कोई भी डिग्री में क्यू में दे रखा है, तो मैं अपना रिमाइंडर हमेशा इस तरीके से अज्यूम करके चलूंगा, अगर मेरे को अज्यूम करना पड़ा तो। क्योंकि अगर मान के चलो कांस्टेंट भी रहा होगा तो इन दोनों की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर लीनियर रहा होगा तो एक ही वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर क्वाड्रेटिक पूरा रहा होगा तो पूरी सबकी वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। तो मेरे को अज्यूम इस तरीके से करना है, अगर मेरा डिवाइसर किसी भी डिग्री में दे रखा है, 3 में, 4 में, 5 में, तो उससे एक छोटा रिमाइंडर अज्यूम करके चलना है बस मेरे को, लिखते टाइम, अगर उसको अज्यूम करने की जरूरत पड़ रही है तो। क्लियर? ये क्लियर है? क्लियर है या यस नहीं? सर। देखो, एक मिनट रुको, मैं एक बार जो अभी सीडीएस में रिसेंट में क्वेश्चन आया था वो मैं करके देखा, वो देखा था तुम्हें 2025 में, सेकंड वाले पेपर में ही आया अभी, वो करते हैं एक बार हम, उससे थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी इसके ऊपर। एक मिनट दो बस मेरे को। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आया है ये देखो। क्वेश्चन में बोला है लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल,
बी या पॉलिनोमियल। एक कोई पी एक्स है, उसको पॉलिनोमियल है, अब वो पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का हो सकता है, हमें नहीं पता, उसने बस बोल दिया पॉलिनोमियल है। उसने बोला है व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, यहां पे बोलता है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, इट लीव्स टू एज अ रिमाइंडर। फिर उसके बाद बोलता है व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, इट लीव्स वन एज अ रिमाइंडर। उसके बाद देन पूछ रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। इन दोनों से अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूं तो रिमाइंडर, मेरा रिमाइंडर क्या होगा? ऑप्शन है आपके थ्री, दूसरा ऑप्शन है माइनस थ्री, तीसरा ऑप्शन है आपका थ्री माइनस के एक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पे थ्री माइनस के टू एक्स। ये आपके ऑप्शन है, बताओ जरा क्या हो सकता है। अच्छा, उससे पहले थोड़ी देर के लिए एक चीज और समझ लो यहाँ पे, उस क्वेश्चन पे हम जब अब जल्द लौट के आता हूँ मैं आपसे उस पे। उसमें पहली लाइन में एक चीज बोली है, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, इट लीव्स टू एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं क्या कुछ ऐसा लिख सकता था, पी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को मैं मान लेता हूँ क्यू एक्स रहा होगा, और उसको मैंने एक्स माइनस टू से डिवाइड किया, एक्स माइनस वन से, क्या वन एक्स माइनस वन से, यहाँ पे एक्स माइनस वन से डिवाइड किया, और रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा था, टू। क्या यही लिखना है मेरे फर्स्ट लाइन से, यही लिखा होगा मैंने? ये समझ में आया कि मैंने पहली लाइन से यही लिखा होगा? देखो जरा, यहाँ से पी एक्स मेरा यस सर क्वेश्चन था, सही। डिवाइड किया गया था किससे, क्यू एक्स, एक्स माइनस वन से, ये मेरा डिवाइजर था, ये मैंने क्वेश्चन मान लिया थोड़ी देर के लिए, मैंने नहीं पता कितनी टाइम्स गया होगा, प्लस टू ऐसे रिमाइंडर आया। क्या ये क्लियर है? यस सर। तो यहां से आपको याद क्या रखना है, कभी भी ऐसा कुछ बोले कि इस चीज से डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर कुछ आया है, तो यानी कि इसका मतलब क्या, अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू वन डाल दूं तो पी वन की वैल्यू कितनी रही होगी, क्या आपको पता चल जाए? यहां से देखो, ये इसके बारे में मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, बट ये तो जीरो हो गया होगा एक्स की वैल्यू वन डालते, यानी कि पी वन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली टू आ रही है। यही तो यहां से मेरे को पता चल रहा है, एक्स की वैल्यू अगर मैं वन डालता हूं तो पी एक्स जो है मेरे को पी वन यानी कि टू देता है। क्या यही समझ में आता है इस इक्वेशन से, पहली लाइन से? ये आया नहीं आया समझ में भाई? आ गया सर। आ गया, ओके। इस पे हम थोड़ी देर के बाद और बात करेंगे, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर के बाद इस पर बात करेंगे। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि पी वन की जो वैल्यू होगी वो टू है। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन से यहाँ से क्या पता चलेगा तुम्हें, पी टू की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी, वन। यही तो पता चलेगी। ये बताओ जरा, ये दोनों समझ में आई नहीं है? सर फिर ऐसे तो हम वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ डालो, फिर उस तुम्हें उससे पता क्या चलेगा ये बताओ मेरे को, चलो मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ, डालो बताओ। तुमने बताओ, तीन डाले, एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी तीन, तो पी थ्री की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई, क्यू एक्स इंटू टू प्लस टू। अब यहां से तुम्हें कुछ पता चला, इस क्यू एक्स के बारे में तो मेरे को कुछ पता ही नहीं, क्यू थ्री के बारे में, इसके बारे में तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था ना कि क्यू यस क्या सर। है। तो हमेशा उस तरह की वैल्यू डालनी है जिसके बारे में मैं, जो चीजें नहीं पता है वो हट जाए वहां से। अब उनको कैसे हटाना है थोड़ी देर में बात करूंगा मैं, इस पर थोड़ा जल्दी आ गया क्वेश्चन, मुझे नहीं लेना चाहिए था इस टाइम पे। बस अभी देखो, मैं समझाना क्या चाहता, वो कोर कंसेप्ट है, ये नहीं समझाना चाहता था मैं अभी, बट अभी बस थोड़ा सा आ गया तो मैं समझाना चाहता हूँ। बस यहां से आगे का देखो, अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई दिस, क्या यही पूछा उसने? तो यस आप सर। इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये मेरे लिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आप कैसे लिखोगे, पी एक्स इज इक्वल टू, एक कोई रिमाइंडर क्वेश्चन रहा होगा, मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन मेरा आज के लिए
कुछ भी ले लेते हैं, चलो क्या ले लीजिए, कैपिटल क्यू और एक्स, और डिवाइजर क्या आपका ये है एक्स माइनस वन और एक्स माइनस के टू, और रिमाइंडर क्या मानोगे ये बताओ बस मेरे को, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे। बताओ क्या माने रिमाइंडर। तुम्हारा डिवाइजर कैसा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डिवाइजर कैसा तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रिमाइंडर कैसा मानोगे आप, एक लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी जैसा। क्या ये समझ में आया। आपको यस मानना सर। ही पड़ेगा एक डिवाइजर से एक छोटी डिग्री का रिमाइंडर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे मैक्स पॉसिबिलिटी है, उसके नीचे कुछ भी आ सकता है। बट अगर कुछ आया भी होगा तो इनकी वैल्यू खुद अपने आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू, तो आपको मानना जस्ट उससे एक कम डिग्री वाला होगा। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। अब देखो सॉल्व करना है, स्टार्ट कर दो। अब क्या सॉल्व करना है, मेरे को दो चीजें पता है। क्या पता है, P1 की वैल्यू 2 है, P2 की वैल्यू 1 है, तो एक बार मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ। तो यहाँ से P1 डाल दिया मैंने, तो ये तो देखो ये 1 डालते ये 0, यानी कि पूरा पार्ट 0, तो यहाँ से बचेगा क्या, a प्लस बी। ऐसे ही मैं P2 डालूंगा यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट फिर से 0, यानी कि वो किसके बराबर हो जाएगा, और 2a प्लस बी के बराबर। और P1 की वैल्यू कितनी है 2, और P2 की वैल्यू कितनी है 1। इन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर दो, यहाँ से a और b की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। तो देखो क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से देखोगे जरा, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को घटा दो, तो यहाँ से ए वन की वैल्यू आ जाएगी -1, और ए वन की वैल्यू आते ही बी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ जरा। रिमाइंडर क्या था, ये था, ए की वैल्यू रख दो यानी कि -1, यानी कि माइनस के एक्स, और बी की वैल्यू रख दो 3, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अभी इस वाले पार्ट नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा सा देर रहने दो, बट बस ये समझाना चाहता था मैं यहाँ से कि रिमाइंडर किस तरीके से मानते हैं, वो समझ में आया, रिमाइंडर मानना समझ में आया। बताओ कुछ तो। यस सर। बस रिमाइंडर अज्यूम करना समझ में आ रहा है कि रिमाइंडर वही क्यों लेना है। अगर देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 भी आ सकती थी, ऐसे कुछ केस बन सकते थे, तो वहां पे हमारा रिमाइंडर डायरेक्टली 3 हो जाता। बट ये समझ में आ रहा है कि यही होना चाहिए। अगर एक ऑप्शन यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो मैं इसको, अगर ये ऑप्शन होता है तो मैं इसको ऑटोमेटिकली हटा देता कि ये तो रिमाइंडर कभी हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होता तो मैं इसको ऑटोमेटिकली हटा देता कि ये तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, या तो लीनियर रहा होगा या कॉन्स्टेंट रहा होगा। मेरे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए अभी कि रिमाइंडर मानते कैसे और क्या होगा, किस तरीके से इक्वेशन को लिख रहे हैं। अगर ये समझ में आया तो मोस्टली काम हो चुका है इस चैप्टर का। बताओ यस सर। बताओ बताओ, सर। आ गया ना अभिषेक। हाँ सर, आ गया। बस तो अब थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें कर लेते हैं, यही था इसका मेन पार्ट, तो अब बेसिक बेसिक कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो डिवाइड, आपको डिवाइड करना है। चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर दो सिंपली, एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को, और बताना है आपको रिमाइंडर कितना रहेगा। ये आपका, यहां से अभी हम कुछ निकालते हैं, बताओ जरा। करो इसको सॉल्व, डिवाइड करना तो आता है ना, या मैं बताऊं इसको। आता है सर, कर लेंगे। हाँ करो तो जल्दी से। फिर यहाँ से एक अच्छा सा केस बताते हैं, जो अभी हम वहां पे थोड़ा सा दिक्कत दे देते हैं, स्पेशल केस। सर x+2 आ रहा है। रिमाइंडर रिमाइंडर बताना, रिमाइंडर कोई चीज नहीं। देखो पहली बात तो तुम्हारा डिवाइजर अगर x+1 है, 0 आ रहा था रिमाइंडर। कांस्टेंट ही रहा होगा। अच्छा यहाँ से ये पता चल रहा है कि डिवाइजर अगर मेरा लीनियर है तो रिमाइंडर कांस्टेंट ही रहा होगा, एक कांस्टेंट ही रहा होगा, एक उससे छोटी डिग्री वाला। अगर इसकी हाँ। डिग्री 1 है तो उसकी डिग्री तो 0 रही होगी, कांस्टेंट रहा होगा। ये समझ में आया। यस सर।
तो यानी कि x प्लस जो 3 वो x प्लस 2 तो हो नहीं सकता था, तो हमने शायद मुझे लगता है कोएफिशिएंट बता दिया। हाँ सर कांस्टेंट था। हाँ, तो अब देखो क्या करना है, किस तरीके से, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार मैं बता देता हूँ करके। एक्स स्क्वायर हुआ होगा, उसके बाद प्लस एक्स हुआ होगा, फिर हम माइनस करते हैं। माइनस किया तो यहाँ से कितना बचा माइनस का, यहाँ से बचेगा 2x प्लस 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2x प्लस 2, तो रिमाइंडर कितना बचा 0 माइनस करते ही। यानी कि रिमाइंडर, एक चीज समझो, डिवाइजर से छोटी डिग्री वाला ही आने वाला है, ये यहाँ से समझ में आना चाहिए बस। तो यहाँ से अब स्पेशल केस क्या है, अब मैं बार बार ऐसे डिवाइड तो नहीं देके चेक करूंगा रिमाइंडर निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, आगे से डायरेक्टली अभी जो हम कर रहे थे, मान के चलो अगर कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, पॉलिनोमियल लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर कोई भी पॉलिनोमियल x माइनस ए से या x प्लस ए से डिवाइड किया जा रहा है, देन जो उसका रिमाइंडर होगा डिवाइड करने पे, वो डायरेक्टली आप बता पाओगे। वो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली p अप, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू a रख दो, यही आपका रिमाइंडर है डायरेक्टली। इस इक्वेशन में क्या है, देखो यहाँ से आपको रिमाइंडर निकालना था। रिमाइंडर किसका, इस वाली इक्वेशन में, इस वाले पोलिनोमियल में अगर मैं इससे भाग देता हूँ तो यहाँ से क्या करना है आपको, ये आपका जो डिवाइजर है इसको इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, वो कितनी आने वाली है -1। इस -1 को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो जरा, -1 को कितना आएगा, इस वाली इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर दो, यही पुट करना बोलते हैं, यानी कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 2, तो यानी कि 1 माइनस 3 प्लस 2, यानी कि 0 ऐसा रिमाइंडर डायरेक्टली। ये करना है आपको। समझ में आया रिमाइंडर के लिए डायरेक्टली वहां पे मैंने 1 क्यों रखा था। आर्यन अभी क्लियर है थोड़ा बहुत। यस सर। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ इस पर को। फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अगर x माइनस 2 से डिवाइड है तो कितना इसका रिमाइंडर होगा। क्या करना है, डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालो जो भी आ रही है, उसको अगेन बैक पुट कर दो किसमें, पोलिनोमियल में। यानी कि मेरा जो पोलिनोमियल था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर मैं यहाँ पीक x की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना मेरा रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 11। 11। ओके गुड। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 प्लस 6 प्लस 1 यानी कि 11 इज द रिमाइंडर। तो अभी ये वाला आप समझ में आ रहा है, वापस अगर मैं जाऊं यहाँ पे तो यहाँ पे देखो अगर ये रिमाइंडर था तो इसको मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से p1 की वैल्यू, आपको डायरेक्टली रिमाइंडर दे रखा है तो p1 की वैल्यू 2 ही रही होगी, वही तो रिमाइंडर आता है हमारा डायरेक्टली। अभी आर्यन समझ में आया कि वो मैं डायरेक्टली क्यों लिख रहा था। यस सर। तो बस ये दो चीजें थी आज के चैप्टर में, एक तो ये रिमाइंडर पता करना कि रिमाइंडर लिखना कैसे, अगर क्वाड्रेटिक है तो मैं लीनियर लिखूंगा, क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक लिखूंगा, यानी कि उससे एक छोटी डिग्री वाला लिखना है। दूसरा, अगर मेरे को डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना है तो क्या करना है मेरे को, डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करूंगा, वहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा, उसको बैक पुट कर दूंगा पॉलिनोमियल में, वहां से मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या यही बताया, आज दो ही चीजें बताई इसके बारे में मैंने। यस सर। बस आज यहीं तक करेंगे, कल इस चैप्टर का एकदम क्लोज हो जाएगा। कल कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं और केसेस हैं, या फिर डायरेक्ट मेथड है, वो वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी ऑल खत्म ही है ये पूरा चैप्टर। अब आप इसके क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हो। आज की क्लास यहीं तक थी। ओके जय सर। जय हिंद।